चलो, हमारा सेकंड चैप्टर क्या हो चुका, पूरा हो गया। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर को पूरा किया हमने, लगभग 14-15 दिन में पूरा किया। अब उसको मैं आज के एक ही लेक्चर में आपको क्या कराऊंगा, इस लेक्चर को समराइज करा दूंगा। इसका बेनिफिट ये होने वाला है आपको, आप जो है इसे अपने स्कूल के लिए भी तैयार कर सकते हैं, और जैसे कल आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है तो आप यहाँ पर भी आपको बेनिफिट देगा। एक लेक्चर रिकॉर्ड करो, स्कूल के टेस्ट वगैरह यहाँ सब कुछ कवर अप हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है? चलो तो मैं शुरू कर दूं। ठीक है, एक्चुअल में चैप्टर का नाम हमारे क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। किसके बारे में है? प्लांट्स के बारे में। और प्लांट्स में कौन से? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं वो कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, और वेजिटेटिव पार्ट तो यही होगी रूट, स्टेम एंड लीव। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? प्लांट का फ्लावर होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसे, फ्लावर के बारे में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहली चीज आती है वो क्या है? वो है आपका फ्लावर आता है। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? फ्लावर होता क्या है? ये फ्लावर जो होता है आपका वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसकी? प्लांट की। तो इसे क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट बोल रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लावर के अंदर ही आपके मेल और फीमेल गैमेट, मेल या फीमेल, चाहे तो वो एक ही फ्लावर के अंदर हो चाहे वो अलग अलग फ्लावर के अंदर हो, इन दोनों के अंदर ही आपको क्या देखने मिलता है? मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई पड़ती है। आएगा समझ में? दैट्स व्हाई से क्या बोला, इसे बोला कि रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ क्या बोला हमने? प्लांट बोला। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जरूरत पड़ती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या पड़ती है? मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक मेल गैमेट बनाना है और दूसरा क्या बनाना है? फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी है। और ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको कहां पर देखने मिलेंगे? अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक प्लांट के अंदर मौजूद है, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको वहीं पर देखने मिल जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक के बाद सबकी समझ में आ गई? ठीक है, अब चलो आगे की तरफ। ठीक है, अब जो आपका फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होने के साथ साथ उसमें आपको 4 स्ट्रक्चर देखने दिखाई पड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखो तो सबसे बाहर आपको क्या पड़ेगा? वो जैसे अगर आपको किसी को फूल देना हो, फ्लावर देना होता है, तो आप कहीं ना कहीं से तो पकड़ के देते हो ना। वो जिस स्ट्रक्चर से आप पकड़ते हो जिससे वो प्लांट के ऊपर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं? पेडिसेल। और पेडिसेल के ऊपर लगा होता है आपके क्या है? बल्ज पार्ट फुल ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? थैलेमस बोला जाता है। और इसी थैलेमस से अराइज होते हैं क्या? आपके बाकी के स्ट्रक्चर। थैलेमस से जो सबसे बाहर वाली रिंग निकलती है, हॉल बोलते हैं उसे, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, और कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों? इसे क्या बोला हमने? इसे बोलते हैं कैलिक्स। और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ग्रीनिश पार्ट होता है प्लांट फ्लावर का। आई बात समझ में? उसके अलावा रंग बिरंगी पत्तियां देखने पड़ती हैं आपको, उसे क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आप कोरोला। ये आपकी रंग बिरंगी पत्तियां होगी, उन्हें क्या बोल दिया आपने? कोरोला बोल दिया। और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? हम पेटल्स बोलते हैं। रंग बिरंगी पत्तियां, इनका काम इंसेक्ट वगैरह पॉलिनेशन के दौरान इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका मेल पार्ट आता है एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट आता है क्या? गायनोशियम। तो कैलिक्स और कोरोला तो ये एसेसरी स्ट्रक्चर हैं जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, जबकि मेन ऑर्गन, मेन सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से इसके? आपके एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम बोले तो मतलब मेल पार्ट और गायनोशियम बोले तो फीमेल पार्ट। आई बात समझ में? और एंड्रोशियम की यूनिट को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम की यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। इस चैप्टर में हम पहले एंड्रोशियम पढ़ेंगे फिर गायनोशियम पढ़ेंगे रिवीजन के दौरान। ठीक है, और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? तो एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है, इसकी यूनिट को क्या बोला जाता है? इसकी यूनिट को बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन। अब स्टेमन के अंदर आपको 2 पार्ट दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे? 2 पार्ट दिखाई पड़ेंगे स्टेमन के अंदर। एक होता है आपका एंथर और दूसरा क्या होता है? आपका फिलामेंट। एक होता है एंथर और दूसरा होता है आपके फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर होता है आपका बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या होता है? बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिएट मतलब थैलियां, 4 थैलियां। तो क्या होता है? बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है क्या? ये होता है एंथर। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है किससे? कनेक्ट टू फिलामेंट। क्या होता है? कनेक्ट्स विद फिलामेंट। फिलामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है। और जिस पॉइंट पर आपका एंथर फिलामेंट के अंदर, आपका फिलामेंट एंथर के अंदर एंटर करता
होता है, कनेक्ट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। तो ये कनेक्ट्स विद फिलामेंट वाया कनेक्टिव, क्या बोलते हैं उसे, कनेक्टिव बोलते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। अब फिलामेंट के भी आपके दो हिस्से हो गए, एक फिलामेंट वो जो थैलेमस से अटैच है, एक फिलामेंट वो जो आपके एंथर से अटैच है। जो थैलेमस के पास है उस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। तो ये क्या बोला जाएगा, आपका प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। T4 पास वाला, किसके पास वाला, थैलेमस के पास वाला। D4 दूर वाला, डिस्टल एंड, मतलब तो दूसरा फिलामेंट क्या हो गया आपका, डिस्टल फिलामेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। यहां तक बताओ भाई, बात समझ में आई आप लोगों के या नहीं आई। प्रोक्सिमल फिलामेंट पास वाला किसके पास होता है, ये आपके थैलेमस से अटैच होता है, और डिस्टल वाले के सिरे पर आपको क्या देखने मिलेगा, एंथर देखने मिलेगा, और एंथर कनेक्टिव के थ्रू उसके अंदर क्या होता है, अटैच होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। ये तो था आपके एंथर और फिलामेंट के बारे में। अब एंथर की मैं बात करता हूं वॉल लेयर के बारे में। एंथर के आपको 4 लेयर देखने मिलती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जो सबसे जो एपिडर्मिस से अंदर वाली है उसे क्या बोलते हैं, हम एंडोथीशियम बोलते हैं। और जो उसके बाद में उसके अंदर है आपके 3rd नंबर वाले पे, इसे क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। और मिडिल लेयर के अंदर आपके 4th लेयर क्या होती है, 4th लेयर होती है आपके टैपेटम, ठीक है। और ये जो टैपेटम होती है ना, ये जो टैपेटम होती है, इस टैपेटम का काम क्या होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसे, ये क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का इसका काम होता है। और नरिशमेंट इसे देती है भैया, ये नरिशमेंट देती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को। यानी टैपेटम के अंदर आपके एक डिप्लॉयड टिश्यू भरा होता है जिसका नाम क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये उस स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन, एक्चुअल में स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब उस टिश्यू की एक सेल को क्या बोला हमने, उस टिश्यू के एक सेल को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, वो जर्मिनेट होगी, मतलब डिवाइड करेगी, फर्दर डेवलप होगी, और क्या बनाएगी, वो पोलन ग्रेन बनाती है। और इन्हीं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, टैपेटम का होता है। बाकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका काम ये प्रोटेक्शन देने का काम होता है। क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का काम। किसे, आपके स्पोरोजिनस टिश्यू को या फिर आपके टैपेटम को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ को। तो ये भाई बेसिक जो मैंने कहा वो डिटेल ऑलरेडी आपको दे चुका, केवल मैं इसको डेवलपमेंट ऑफ एंथर, उसका डायग्राम वगैरह सब मैं ऑलरेडी मेन लेक्चर में क्या कर चुका, इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके टिश्यू। टैपेटम के अंदर क्या भरा होता है, टिश्यू भरा होता है। चारों कॉर्नर पे एंथर के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, उनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाहर टैपेटम की कवरिंग होती है, और टैपेटम का काम नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का होता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हमने एक सेल को बाहर निकाल लिया, और उस सेल को हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला। क्या बोला, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल क्या हुई, मॉडिफाई हुई, किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। स्मॉल m4 माइक्रोस्पोर, अगर मैं कैपिटल M mm से लिखूंगा, ये मेरी नोटेशन है खुद की, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। लेकिन स्मॉल m4 माइक्रोस्पोर मदर सेल MC हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करने के बाद में क्या बनाएगी, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी, 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। शुरुआती अवस्था में ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर, चूंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड करने के बाद मियोसिस मतलब रिडक्शन, डिवीजन होने के बाद में हर एक माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल कितना हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। इनका प्लॉइडी लेवल कितना होगा, n हो जाएगा। शुरुआती दौर में ये माइक्रोस्पोर, चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक साथ अटैच रहते हैं, कॉमन वॉल लेयर को शेयर करते हैं। इसीलिए शुरुआती अवस्था में इन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है, या पोलन टेट्राड बोला जाता है। बाद में चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपके अलग अलग क्या कर जाते हैं, अलग अलग आपके 4 पोलन, अलग अलग पोलन ग्रेन की तरह सर्वाइव करने लग जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो शुरुआती अवस्था में चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, ये इस तरह से। और ये अरेंजमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा, 1 2 3 और एक कहां इसके पीछे है। आई बात समझ में। माइक्रोस्पोर का साइज छोटा, साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम, इसीलिए इसकी तो शुरुआती दौर में जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये टेट्राहेड्रली कॉमन वॉल लेयर को शेयर करते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। और बाद में चारों के चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग पोलन ग्रेन के अंदर, 4 अलग सेपरेट पोलन ग्रेन के अंदर क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। समझ में आए बात, ये तो आई बात किसकी, पोलन ग्रेन तक की। यानी अब हमने क्या बना लिया, पोलन ग्रेन बना लिया। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। पोलन ग्रेन का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको 2 लेयर देखने दिखाई पड़ती है, ठीक है। पोलन ग्रेन के लेयर में आपको दो लेयर दिखाई पड़ती है। बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली को बोला जाता है इंटाइन। एक्साइन जो होती है आपकी वो हार्ड होती है, और इंटाइन जो होती है आपकी वो क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है। एक्साइन जो होती है आपको एक
एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन, उसकी बनी होती है और ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अब तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। अब तक जितने भी केमिकल सब्सटेंस डिस्कवर हुए हैं सबसे हार्डेस्ट क्या इसमें स्पोरोपोलेनिन है। और अब तक कोई भी ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके, डिग्रेड कर सके। और यही चीज स्पोरोपोलेनिन को, यही चीज पोलन ग्रेन को मेंटेन रखने में, वायबल रखने में रोल प्ले करती है। आई बात समझ में? तो ये स्पोरोपोलेनिन बात समझ में। लेकिन ये सॉफ्ट होती है, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन की। आई बात समझ में? सेलुलोज और पेक्टिन वगैरह की बनी होती है, ठीक है। चूंकि ये हार्ड है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसीलिए ये क्या होती है? ये होती है आपकी नॉन लिविंग लेयर होती है। और ये अंदर वाली कैसी लेयर होती है? ये लिविंग लेयर होती है। अब आपके एग्जाइम जो बाहर वाली लेयर होती है उसके कुछ जगह पर, कुछ जगह से स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक कपड़ा है, उसमें से आपने बीच में छेद कर दिया, उसका मतलब क्या है कि उस सुराख में आपके कपड़ा मौजूद नहीं है। दीवार लगाई जाती है, उस दीवार के अंदर से आपने एक ईंट बाहर निकाल ली, उस दीवार के अंदर आपको एक गैप दिखाई पड़ेगा, एक मोहला जैसा बोलते हैं वो दिखाई पड़ेगा। उस मोहले का, उस विंडो का मतलब क्या है कि इस दीवार में इस हिस्से में क्या नहीं है? ईंट नहीं है। दैट्स व्हाई आपको इस तरह से दिखाई पड़ रहा। तो स्पोरोपोलेनिन कुछ जगह से जो बाहर एग्जाइन होती है, वो स्पोरोपोलेनिन कुछ जगह से एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी नेचर कैसे हो जाती है? पोरस, छलनीदार हो जाती है। कैसे हो जाती है? पोरस, छलनीदार हो जाती है। और जो आपके इंटाइन होती है वो कंटिन्यूअस लेयर आपको देखने मिलती है। क्लियर है बात? क्या देखने मिलती है? ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। अब आपके ये जो पोरस होने की वजह से इसके बीच में एक पोर दिखाई पड़ते हैं, उन पोर को क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें? जर्म पोर। अब जर्म पोर का फंक्शन क्या है? जैसे जैसे पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और पोलन ग्रेन डेवलप होगा, मैच्योर होगा, उसके अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, तो वो कंटेंट अंदर की जो सॉफ्ट लेयर है इंटाइन, उसके ऊपर एक दबाव बनाएगा। उस दबाव के फलस्वरूप, क्योंकि ये सॉफ्ट है, उस दबाव के फलस्वरूप आपके ये पोलन ट्यूब यानी इंटाइन क्या है? पोलन ट्यूब उसके जर्म पोर के थ्रू क्या कर जाएगी? प्रोड्यूस आउट कर जाएगी। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को पोलन ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। ये तो पोलन ग्रेन का आपके बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो तरह की सेल दिखाई देखने पड़ेगी, एक छोटी सेल होगी, एक बड़ी सेल होगी। जो बड़ी सेल होगी, जो लार्जर सेल होगी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो आपके स्मॉलर सेल होती है, छोटी सेल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या करती है? वेजिटेटिव सेल गाइड करती है पोलन ट्यूब को, पोलन ट्यूब को गाइड करती है। और ये जनरेटिव सेल जो कि बाद में फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद में दो मेल गैमेट के अंदर डिवाइड हो जाती है। माइटोटिकली डिवीजन करने के बाद में जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बनाती है। उन मेल गैमेट को पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी कर कहां ले जाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी फीमेल के ओवरी के अंदर तक, एम्ब्रियो सैक के अंदर लेकर जाती है। समझ में आई बात? तो वेजिटेटिव सेल का फंक्शन समझ में आया, जनरेटिव सेल का मतलब फंक्शन समझ में आया। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी होती है, साइज में छोटी होती है। जनरेटिव सेल क्या करेगी? डिवाइड करके क्या बनाएगी? दो मेल गैमेट बनाएगी। क्या बनाती है? दो मेल गैमेट बनाती है, ठीक है। क्लियर है? आई क्या भाई बात समझ में यहां तक? तो मेल गैमेट कैसे बनते हैं? जनरेटिव सेल के माइटोटिकली डिवाइड करने से बनते हैं। पूरी इस प्रोसेस में केवल एक जगह पर आपको म्यूसिस देखने मिला जहां पर माइक्रोस्पोर बने, अदरवाइज सारे के सारे डिवीजन कैसे हैं? यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन ही होता है सेल के अंदर का कंटेंट बढ़ाने के लिए, सारी चीजों को करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये भी यहाँ पर दो मेल गैमेट बने, ये भी क्या है? ये भी माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे डिवीजन आपको इस तरह से देखने मिलते हैं। भाई यहाँ तक बात समझ में आगे सबके, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। ये तो था हमारे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में। अब पोलन ग्रेन के अंदर जब पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ग्रेन के अंदर जब पोलन ट्यूब बनती है, उस पोलन ट्यूब के अंदर दो सेल रहती है, होती है वेजिटेटिव, एक होती है जनरेटिव। और अल्टीमेटली जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट के अंदर डिवाइड होने वाली है। तो इसका मतलब अगर मैं जनरेटिव सेल को डिवाइड कर दूं तो टोटल पोलन ट्यूब के अंदर कितनी सेल हो जाएंगी? 3 सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 60% एंजियोस्पर्म आपके ऐसे हैं कि जिनमें जब पोलन ट्यूब बनती है तो उस पोलन ट्यूब के अंदर आपको 2 सेल स्ट्रक्चर देखने मिलता है। 2 सेल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक तो वेजिटेटिव हो गई, क्या हो गई? एक वेजिटेटिव सेल हो गई, और दूसरी कैसी सेल हो गई? दूसरी जनरेटिव हो गई। इसका मतलब जनरेटिव सेल जो माइटोटिक डिवीजन करके दो मेल गैमेट बनाती है, वो पोलन ट्यूब के अंदर बनाती है। जबकि 40% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं कि जिनमें पोलन ट्यूब के बनने से पहले ही जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट के अंदर डिवाइड हो जाती है, और वहां पर 3 सेल स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। एक पहली सेल क्या होती है? पहली होती है आपकी वेजिटेटिव होती है, और दूसरी क्या होती है? सेकंड हो गई आपकी, दो हो गई आपकी जनरेटिव सेल हो गई। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आई? तो ये तो था आपके पोलन ग्रेन के बारे में, पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब उसके अलावा पोलन ग्रेन के हम पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। पोलन ग्रेन के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं देखते हैं, कुछ ग्रासेस जैसे कि कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम,
ये एक ही है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में निरपड़िया घास भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो उसे क्या उस घास की क्या बात है, उस घास की या किसी और ग्रासेस के, जैसे कोई शहर में रहने वाले हैं, कभी गांव में नहीं आए, कभी कभी गांव में जाते हैं तो छींकें आने लग जाती है उन्हें, उसे बोलते हैं पोलन एलर्जी। क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी। और पोलन एलर्जी की वजह से आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की चीजें बड़ी आम होती हैं, ये बड़ा कॉमन देखने मिलता है। पोलन ग्रेन की वजह से अगर आपको फीवर होता है, फीवर को क्या बोला जाता है? हे फीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हे फीवर बोला जाता है। ये तो है पोलन ग्रेन का नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन पोलन ग्रेन का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? लाइफ है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? लाइफ है। उसके अंदर वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, मेल गैमेट बनाएंगे। उस लाइफ के अंदर होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, और जिस शहद के अंदर जिस तरह का पोलन ग्रेन होगा, वही उसकी हनी की क्वालिटी को, शहद की क्वालिटी को डिसाइड करता है। इसका मतलब शहद की क्वालिटी किससे डिसाइड होती है बच्चों? पोलन ग्रेन से डिसाइड होते हैं शहद की क्वालिटी। जिसमें जिस क्वालिटी का पोलन ग्रेन होगा, वो शहद उतना ही महंगा बिकता है। समझ में आए बात? तो ये पोलन ग्रेन का पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एथलीट्स वगैरह, रेस के घोड़े, इनको क्या दिए जाते हैं? पोलन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? ये पोलन ग्रेन का पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की वायबिलिटी। क्या पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद में, एंथर से रिलीज होने के बाद में कितनी देर में स्टिग्मा पर पहुंचना चाहिए, यानी कब तक वो स्टिग्मा पर पहुंच जाए जिससे वो वहां पर जाकर जर्मिनेट कर जाए। तो ये जो टाइम पीरियड है वेरी करता है, कुछ मिनट से लेकर कुछ महीनों, मतलब कुछ दिनों तक के, महीनों तक के भी वेरी कर जाता है, ठीक है। जैसे सीरियल्स वगैरह की बात करते हैं, फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर की बात करते हैं, तो वहां पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद में, रिलीज होने के बाद में, एंथर्स के डेhiscence होने के बाद में आपको 30 मिनट के अंदर अंदर कहां पहुंचना चाहिए? स्टिग्मा के अंदर पहुंचना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये होता है आपका पोलन ग्रेन की वायबिलिटी बोलते हैं उसे। उसके अलावा एक और लास्ट चीज बचती है इसके पोलन ग्रेन के अंदर, वो बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरह का लिविंग प्रिजर्वेशन है, जिसमें हम पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में, पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं। आई बात समझ में? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाता है, और -196 डिग्री सेंटीग्रेड आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है। और इसी टेम्परेचर की वजह से उस पोलन ग्रेन के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो इतनी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है, इतनी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है कि आप वो फर्दर ग्रोथ करेगा ही नहीं करेगा। आई बात समझ में? और जिसी की वजह से उसको स्टोर कर पाना पॉसिबल है। पोलन ग्रेन के अलावा मेल गैमेट, स्पर्म वगैरह, ये सारी चीजों को जब स्टोर करने की, किसी भी लिविंग चीज को स्टोर करने की बात आती है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज द बेस्ट टेक्निक। समझ में आएगा? तो इसी के साथ आपका एंड्रोशम वाला पोर्शन क्या होता है? पूरा होता है। अब सेकंड पोर्शन जो चलते हैं उसको चलते हैं गायनोशम वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? आएगा समझ में? कल भाई टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखियो। समझ में आएगा? हाँ, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वो है गायनोशम। क्या है? गायनोशम। गायनोशम यानी रिप्रेजेंट करता है किसे? फीमेल पार्ट को। किसे रिप्रेजेंट करता है? फीमेल पार्ट को, ठीक है। गायनोशम की यूनिट को क्या बोलते हैं? गायनोशम की यूनिट को क्या बोलते हैं? गायनोशम की यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पिस्टिल या कार्पल बोला जाता है। अब अगर एक प्लांट के अंदर आपको एक ही गायनोशम देखने मिल रहा, तो उस प्लांट को क्या बोलेगा? मोनोकार्पलरी बोलेंगे। एक फ्लावर के अंदर, सॉरी प्लांट बोलो, एक फ्लावर के अंदर अगर आपको एक ही गायनोशम देखने मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेगा? मोनोकार्पलरी बोलेंगे। एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा गायनोशम मिल रहे, उसे क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी फ्लावर बोलेंगे। और अगर एक से ज्यादा फ्लावर की दो कंडीशन है, या तो वे आपस में फ्यूज हो या वे आपस में फ्री हो। अगर एक से ज्यादा यानी मल्टी कार्पलरी फ्लावर के अंदर अगर आपको वे गायनोशम या कार्पल आपके फ्यूज दिखाई पड़े, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। और अगर फ्री हुए तो क्या बोलेंगे? उसे एपोकार्पस बोलते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? उसके अलावा हम चलते हैं आगे की तरफ। ये तो था फ्लावर के बारे में, उसको देखते हैं। अब हम ये गायनोशम का अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो गायनोशम का एक ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। गायनोशम का एक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ये, ठीक है। और ये लास्ट में क्या होता है? बल्ज पार्ट होता है। ये होता है आपका स्टिग्मा। क्या कहलाया जाता है? स्टिग्मा, ठीक है। ये एक तरह के लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आकर पोलन ग्रेन क्या करता है? लैंड करता है। और पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करके ये स्टिग्मा उसी के हिसाब से क्या देता है? उसे फूड देता है, जिसके बाद में पोलन ट्यूब बनती है। यानी पोलन ट्यूब आपके जो बताया था मैंने पहले, पोलन ग्रेन होता है, उसकी पोलन ट्यूब यहाँ पर गायनोशम के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर बनती है। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या हो गया? सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका स्टाइल हो गया। क्या होगा? स्टाइल। और थर्ड वाला जो पार्ट है ये है आपका ओवरी। अब ओवरी के अंदर आपको कमरे दिखाई पड़ेंगे। अगर ओवरी के अंदर, हालांकि ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल
अटैच होते हैं, और ओव्यूल जो है वो ओवरी की वॉल से अटैच होते हैं, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू अटैच होते हैं, और जिस पैटर्न में ये अटैच होते हैं उसे बोलते हैं प्लासेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन। ठीक है, तो प्लासेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसका अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे। तो ओवरी के अंदर जैसे कि टमाटो हो गया, 2-3 चैम्बर दिखाई पड़ते हैं, तो ओवरी के अंदर चैम्बर को क्या बोलते हैं, कैविटी। जो ओवरी के अंदर खाली जगह होता है उसे क्या बोलते हैं, कैविटी। अगर एक खाली कमरा है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिलोक्यूलर ओवरी। एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, मल्टीलोक्यूलर ओवरी। दोनों बात क्लियर आ गई। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या लगा होता है, ओवरी के अंदर लगा होता है आपके ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या देखने मिलता है आपको, ओवरी के अंदर देखने मिलता है ओव्यूल। और ये ओव्यूल क्या होता है, ये ओव्यूल होता है आपका इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। क्या होता है, इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर है बात, ठीक है। ओव्यूल क्या होता है, इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। अब इसी को हम देखते हैं, मेगा स्पोरेंजिया मतलब ऐसी थैली, स्पोरेंजिया मतलब थैली से मान सकते हैं स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या बनाएगा, अल्टीमेटली मेगा स्पोर को बनाएगा। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया बोलने वाले हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आगे की तरफ चलूं, डायग्राम बना के देखते हैं। अब देखिए इंटीग्यूमेंटेड, देखो अगर मैं आपको ओव्यूल के, ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ये ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर होता है आपके इंटीग्यूमेंट। क्या होता है, इंटीग्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, ये इनर इंटीग्यूमेंट हो गया। ठीक है, और ये इंटीग्यूमेंट क्या हो गया, ये इस तरह से अटैच होता है। ये आपके प्लासेंटा है जो कि ओवरी की वॉल से अटैच होगी। ठीक है, ये आपका फ्यूनिकल हो गया, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल हो गया, और ये यहाँ पर जिस जगह से कनेक्ट होता है इंटीग्यूमेंट से, ये फ्यूनिकल, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, हाइलम बोला जाता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट आपके यहाँ पूरे दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सों से क्या होता है, इंटीग्यूमेंट आपके एब्सेंट देखने मिलता है। डायग्राम ऐसे ही होता है, मेरा ऐसे बने। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। अब इस इंटीग्यूमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर आपके भरा होता है, आपके भरा होता है, इस इंटीग्यूमेंट के अंदर क्या भरा होता है, एक डिप्लॉइड टिश्यू भरा होता है जिसका नाम क्या होता है, न्यूसेलस होता है। क्या नाम होता है, न्यूसेलस। तो इसके अंदर क्या देखने मिलेगा आपको, न्यूसेलस देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, न्यूसेलस देखने मिलता है। ठीक है, अब ये न्यूसेलस क्या है, जैसा स्पोरोजिनस टिश्यू था एंड्रोशल के अंदर, ऐसा ही न्यूसेलस यहाँ पर डिप्लॉइड टिश्यू। ये न्यूसेलस क्या करेगा, ये मेगा स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्योंकि ये टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो ये जर्मिनेट करके, डिवाइड करके, मैच्योर होने के बाद में इसमें से न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम वही चीज देखने वाले हैं। तो ये क्या होगा, यानी मेगा स्पोर, यानी न्यूसेलस की सेल को क्या बोला हमने, मेगा स्पोर मदर सेल बोला। मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी, क्या बनाएगी, 4 मेगा स्पोर बनाएगी, लेकिन वे चारों के चारों, वहां पर मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर का साइज छोटा था, साइटोप्लाज्म का कम था, फूड की रिक्वायरमेंट कम थी, इसीलिए वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो पाए थे। लेकिन मेगास्पोर के अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है, उसके अंदर के क्या नाम लेकर आए, आपका साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, साइज में मेगास्पोर भी बड़ा होता है, इसलिए उसे फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वो टेट्राहेड्रली अरेंज होने की बजाय वो लीनियरली इस तरह से अरेंज हो जाता है। ये लो 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये वाला एंड जहां से आपका इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। और दूसरे वाला क्या होता है, दूसरा वाला होता है चलाजल एंड। क्या होता है, चलाजल एंड होता है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब ये आपके 4 मेगास्पोर होंगे, ये 4 मेगास्पोर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n होगी, ये क्या होगा 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। अब इस 4 में से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, 3 मेगास्पोर क्या कर गए, डीजनरेट कर गए, और आपका जो एक क्या हो गया, एक हो जाता है आपका फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो 3 मेगास्पोर क्या हो गए, आपके डीजनरेट हो गए, एक क्या हो गया, एक आपका फंक्शनल हो गया। समझ में आए बात। अब ये वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये माइटोटिकली डिवीजन करने के बाद में क्या करता है, ये फर्दर और डिवाइड करने के बाद में ये जो मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है फर्दर काफी मतलब डिवाइड करता है अप टू 8 सेल स्ट्रक्चर। कैसे, ये एक फंक्शनल हुआ, एक से कितने बने, 2 बने, 2 से कितने बने, 4 बने, 4 से कितने बने, 8 बने। लेकिन इसका डिवीजन एक प्रॉपर्टी होती है सेल के, इधर ध्यान दीजिए, सेल के डिवाइड करने की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेल जब भी डिवाइड करती है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में सेल का भी डिवीजन हो जाता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे बोलते हैं कि साइटोकाइनेसिस इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्लियर है। तो
मेगा स्पोर, हमारे जो 4 मेगा स्पोर होते हैं उनकी प्लोइडी क्या होती है, उनका प्लोइडी हैप्लोइड होती है, ठीक है। हैप्लोइड मेगा स्पोर में से आपके 3 क्या कर गए, 3 डिजेनरेट कर गए और एक क्या होता है, फंक्शनल होता है। अब ये जो फंक्शनल वाला मेगा स्पोर है ये डिवाइड करता है माइटोटिकली, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 डिवाइड करता है। नॉर्मल डिवीजन का फंडा क्या है, नॉर्मल डिवीजन का फंडा ये है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके जस्ट बाद में सेल वॉल भी फॉर्मेशन हो जाती है। प्लांट की बात करो, क्योंकि प्लांट की बात करें ना तो उसके जस्ट बाद में सेल वॉल की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कैरियोकाइनेसिस इज जस्ट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस नॉर्मली। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के मतलब सॉरी कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस लगातार नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें जो 8 सेल होती है वो 3 सेल तो पहुंच जाती हैं कहां पर, चेलाजल एंड पे। कहां पहुंच गई, चेलाजल एंड पे। और वहां पर जाकर ये अपनी सेल वॉल की फॉर्मेशन कर 3 सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एंटीपोडल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, एंटीपोडल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें से बची हुई जो 3 सेल है वह कहां पहुंच जाती है, वह आपके पहुंच जाती है आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में जो 3 सेल पहुंचती है उनमें से 2 सेल क्या होती है, 2 सेल अपनी सेल वॉल बनाती है, क्या बन जाती है, सिनर्जिड्स बन जाती है। और जो एक ग्रुप होता है वो क्या बना लेती है अपनी, वो एग सेल की फॉर्मेशन कर लेती है। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे, 3, 2, 5 और 1 6 हो गए, बचे हुए 2। ये 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई आपस में कहा जाते हैं, सेंटर में जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब पूरी तरह से नहीं होते, 2 पोलर न्यूक्लियाई लेकिन अटैच रहते हैं एक दूसरे से। प्लोइडी दोनों की NN ही होती है, ठीक है। और बीच में ये अपनी एक अलग सेल बना लेते हैं जिसे सेंट्रल सेल बोला जाता है। तो इस पूरे इवेंट में 3 सेल 6 और 1 सेल हो गई, सातवीं सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गई। और न्यूक्लियस कितने हो गए यहाँ पर, 8 हो गए, क्योंकि सातवीं जो 7th सेल बनी थी सेंट्रल सेल, उसमें आपके 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इसीलिए आपके जो एम्ब्रियो सेल और ये फाइनल एक फर्दर स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सेल का, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो एक मैच्योर एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर होता है। वो समथिंग लाइक इस तरह से होगा, ठीक है। 1 2 3 ये आपकी हो गई, क्लियर है। यहाँ पर 1 और 1 2 ये सिनर्जिड सेल होगी, बीच वाली बड़ी सेल क्या होगी, जाइगोट हो गई। और 1 और 1 ये 2 ये क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। और इसकी जो सेल बची है क्या होगी, इसकी सेंट्रल सेल होगी। क्लियर है बात, याद रख के, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके मैच्योर एम्ब्रियो सेल का डायग्राम आपको दिखाई देखने पड़ेगा। यानी ये मैच्योर एम्ब्रियो सेल के अंदर आपको क्या देखने मिलेगी, ये है आपकी एग सेल। क्या है, एग सेल। ये दोनों के दोनों क्या कहलाए जाएंगे, आपके सिनर्जिड कहलाए जाएंगे। और सिनर्जिड माइक्रोपाइलर वाली साइड में, माइक्रोपाइलर पे तो है ही है, लेकिन माइक्रोपाइलर नीचे की साइड में सिनर्जिड की कुछ सेलुलर थिकनिंग देखने मिलती है आपको। यहाँ पर से कुछ मोटी मोटी सेल हो जाती है और इन सेलुलर थिकनिंग को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है। और इनका काम क्या होता है, देखो मैंने बताया था ना कि पोलर ट्यूब के अंदर वेजिटेटिव सेल होती है, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। इन दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होता है और केमिकल डायलॉग से ही पोलर ट्यूब को पता चलता है कि उसे आखिर जाना कहाँ होता है। समझ में आई बात। तो ये तो था आपके गायनोशियम का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि आपका गायनोशियम भी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हमने मेल गैमेट बना लिया, अब हमने फीमेल गैमेट बना लिया। उसके बाद में क्या होता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ का जो मेल गैमेट होता है वो होता है नॉन मोटाइल। क्या होता है, नॉन मोटाइल। इसीलिए कुछ इवेंट होते हैं आपके जिसके थ्रू मेल गैमेट को फीमेल के स्टिग्मा तक, यानी मेल गैमेट कहीं भी हो, फीमेल का जो स्टिग्मा होता है ना, जो गायनोशियम का स्टिग्मा होता है, यहाँ पर लाना जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद में पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। पोलन ट्यूब के थ्रू आपको मेल गैमेट कहाँ पहुंचेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा, उसमें मेल गैमेट एग सेल के साथ में रिलीज करके फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। मतलब अगली लाइफ तभी बनेगी, ठीक है। अब जो आपका मेल गैमेट, जो आपका ये आपका जो गायनोशियम होता है, गायनोशियम, इसके अंदर आपको क्या देखने मिलता है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि गायनोशियम का जो स्टिग्मा होता है इस तक आना है आपको, क्या मेल गैमेट आना है, यानी पोलन ग्रेन आना है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर ही तो मेल गैमेट बनता है ना। पोलन ग्रेन के अंदर की जो जनरेटिव सेल डिवाइड करती है वही तो मेल गैमेट बनाती है। और ऐसा तो नहीं कि जनरेटिव सेल अकेली निकल कर आ जाएगी। तो पोलन ग्रेन को कहाँ पहुंचाना है, यहाँ पर स्टिग्मा पहुंचाना है। तो प्लांट का एंथर से पोलन ग्रेन को निकाल कर उसको स्टिग्मा तक पहुंचाना, इस टास्क को क्या बोलते हैं, इस टास्क को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, उसे क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलेंगे। अगर फ्लावर, देखो ध्यान से देखिए, अगर फ्लावर कॉमन है, एक ही फ्लावर है, उसी का ही एंथर है और उसी का स्टिग्मा है, तो उसे क्या बोलेंगे, सब बोलेंगे ट्रू सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। और इस पोलिनेशन को क्या बोला जाता है, ऑटोगेमी बोला जाता है। अगर प्लांट सेम है,
प्लांट सेम है, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर आपको दो अलग अलग फ्लावर देखने मिल रहे हैं और उनके बीच में आपको पोलिनेशन देखने मिल रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जिटोनोगेमी बोलेंगे। और अगर सेम स्पीसीज के प्लांट ही अलग अलग हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, और जिसका साइंटिफिक मतलब दूसरे वैसे टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, जीनोगेमी या एलोगेमी भी बोला जाता है। समझ में आएगा? तो इसी हिसाब से पोलिनेशन आपके कितने तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए। एक हो गया आपका ऑटोगेमी, एक हो गया जिटोनोगेमी, एक हो गया आपका जीनोगेमी। जीनोगेमी 100% क्रॉस पोलिनेशन है, ऑटोगेमी आपका 100% आपका सेल्फ पोलिनेशन है, और जिटोनोगेमी आपको दिखाई कैसा पड़ रहा है, दिखाई है क्रॉस पोलिनेशन। क्यों? क्योंकि फ्लावर चेंज हो गया तो क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन चूंकि फ्लावर सेम प्लांट का है, उस फ्लावर की जेनेटिक सेम है, दैट्स व्हाई उसे भी क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं हम आपके जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। तो जिटोनोमी जो होता है वो फिजियोलॉजिकली या फंक्शनली क्या होता है, आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है, जबकि जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। समझ में आएगा? अब ऑटोगेमी जहां पर आप 100% क्रॉस पोलिनेशन करा रहे हैं, वहां पर आपको क्या चाहिए, वहां पर आपको चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका चेस्मोगेमस फ्लावर, एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, क्या होता है चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे हैं, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो कि आपके मैच्योर होने के बाद में, यानी पोलन ग्रेन बनने के बाद में, पोलिनेशन होने के बाद में ओपन होते हैं। या ये मान के चलिए कुछ फ्लावर तो ऐसे हैं जो आपके ओपन ही नहीं होते, हमेशा बंद रहेंगे, और अगर ओपन रहेंगे ना तो पोलिनेशन होने के बाद में ओपन नहीं होंगे। इस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, ये हमेशा ओपन फ्लावर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर बोला जाता है। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये तो था आपका पोलिनेशन को लेके। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर क्या कराना, ट्रांसफर कराना, इसे बोलते हैं पोलिनेशन। अब ये स्टिग्मा पर ट्रांसफर कितने तरह से हो सकता है, किस किस के द्वारा हो सकता है, उन चीजों को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? दो तरह के एजेंट होते हैं आपके, एक होता है बायोटिक एजेंट, एक होता है एबायोटिक एजेंट। आई बात समझ में? एक क्या होता है बायोटिक एजेंट और एक क्या होता है एबायोटिक एजेंट। अब बायोटिक और एबायोटिक को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है भैया, एबायोटिक मतलब एक तरह से नॉन लिविंग। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में देखते हैं, एक होता है हमारा एबायोटिक एजेंट और एक क्या होता है हमारे बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग वाले। ठीक है, बायोटिक एजेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं आपके, एक तो हो गया आपका एयर हो गया, एक हो गया आपका वाटर हो गया। अगर आपका बायोटिक एजेंट यानी एयर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। यानी पोलिनेशन बाय एयर को क्या बोला जाता है, एनीमोफिली बोला जाता है। पोलिनेशन बाय वाटर को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिली बोला जाता है। और पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट को क्या बोलते हैं हम, जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफिली। ये बताओ पहले तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? पोलिनेशन बाय एयर को एनीमोफिली, पोलिनेशन बाय वाटर को हाइड्रोफिली, पोलिनेशन बाय आपके बायोटिक एजेंट को या एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले एनीमोफिली की बात करते हैं। आप चाह रहे हैं कि एयर के थ्रू पोलिनेशन होकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या हो जाए, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, तो उसके पहले फ्लावर को अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन लेनी होगी। पहला तो पोलन ग्रेन ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, उसका वेट, उसका जो मतलब वेट है वो कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हैवी पोलन ग्रेन होगा तो ट्रेवल ही नहीं करेगा। ड्राई होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसका वेट कम होना चाहिए। आई बात समझ में? उसके अलावा स्टिग्मा फीदरी होनी चाहिए ताकि हवा में जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो उसके स्टिग्मा में क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। तो ये कुछ एडेप्टेशन आपके एनीमोफिली से होने वाले फ्लावर के अंदर देखने मिलती है। समझ में आएगा? और नेचर के अंदर आपको मैक्सिमम 80% क्या देखने मिलता है, बायोटिक एजेंट से देखने मिलता है। लगभग आपके 16% क्या देखने मिलता है, आपके पोलिनेशन बाय एयर होता है, और लगभग 4% क्या होता है, पोलिनेशन बाय वाटर होता है। ये डाटा वेरी भी कर सकता है। आपको यह 85 मिल जाए देखने, यहाँ आपके 11 मिल जाए और यहाँ पर 4 मिल जाए, बात वही बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम बायोटिक है, उसके बाद में क्या है आपके एनीमोफिली एयर है, और उसके बाद में हाइड्रोफिली बाय वाटर है। ठीक है, क्लियर है? जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर तो एनीमोफिली देखने मिलता है, पोलिनेशन बाय एयर ही होता है। ठीक है, अब ये तो थी आपके फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या हवा को पोलिनेशन कराना जरूरी है? पोलिनेशन एक बाय चांस फिनोमिना है, और उस बाय चांस फिनोमिना को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लांट अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है। जैसे अगर कोई फ्लावर है, उस फ्लावर से खुशबू बहुत अच्छी निकल के आ रही है, तो कोई भी लिविंग बीइंग उसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। यानी फ्लावर के अंदर जो खुशबू, जो नेक्टर दिखाई पड़ती है आपको, वो किसी तरफ को नहीं पड़ती, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती। वो मतलब इन द सेंस वो इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है कि आप उसकी खुशबू की तरफ को अट्रैक्ट होकर जाएं और फूल तोड़ लें और फूल तोड़ के किसी को दे दें।
14 फरवरी को फूल तोड़ के किसी को दे दे, वो इसलिए नहीं होती भैया, वो होती है ताकि कोई उसकी तरफ को बायोटिक एजेंट आए और वो बायोटिक एजेंट उसकी तरफ को आने के बाद में किसी भी तरह से पोलन ग्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुंचा दे, इसलिए होता है। और उसके रूप में क्या करता है, कलर भी काम करते हैं। देखो कलर, अगर फ्लावर कलरफुल है और आपके सामने है तो वो आपको दिखाई पड़ेगा, आप अट्रैक्ट हो ही जाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि फ्लावर आपके सामने नहीं होता है, फ्लावर आपके सामने नहीं होता, तो उस कंडीशन में फ्लावर को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो सूंघने की शक्ति तो बड़ी जबरदस्त होती है ना इंसानों की, ठीक है। कुत्ता नहीं कह रहा, मतलब तो कुत्ते की बात नहीं कर रहा मैं, इंसानों के नॉर्मल बायोटिक एजेंट सेंस कर सकते हैं स्मेल को। अब स्मेल डिफ्यूजन के थ्रू आपको खुशबू आई, आपने कहा कि यार यहीं कहीं आसपास बहुत बढ़िया खुशबू आ रही, आप उस खुशबू के डायरेक्शन में गए, आपने जाकर देखा एक जगह पर बड़े और सुंदर सुंदर फ्लावर लग रहे, आपने उन फ्लावर को तोड़ लिया और ले दिया किसी को, ले भाई, ठीक है। इसी चीज का इस्तेमाल एक्चुअल में नेचर ने इसीलिए किया था ताकि वो पोलिनेशन को बढ़ावा दे सके। पोलिनेशन को बढ़ावा किस तरह से दिया जाएगा अब वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे। तो ये बताओ, क्या एयर को अट्रैक्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि एयर तो सबके लिए कॉमन है। क्या वाटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत है? नहीं है। तो एयर से पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर और वाटर से पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर, इसका मतलब एबायोटिक एजेंट से पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनमें स्मेल नहीं होती, नेक्टर नहीं होता और इनके कलरफुल फ्लावर नहीं होते, ये भद्दे ऐसे फ्लावर आपको देखने मिलते हैं। जबकि अट्रैक्ट करना किसमें, जूफिली के अंदर है। तो इंसेक्ट या बायोटिक एजेंट से पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर के, उनके अंदर आपको खुशबू भी देखने मिलेगी, फ्रेग्रेंस भी देखने मिलेगा, आपको उसमें क्या नाम लेकर कलर भी उसका अच्छा खासा होगा, कलरफुल पेटल्स भी होंगे, ये सारे एडेप्टेशन उसके अंदर आपको देखने मिलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये आपकी बात समझ में। एनिमोफिली का एग्जांपल गेहूं चावल, पोलिनेशन बाय एयर है। गेहूं देख लो, वो गेहूं की जो बालियां दिखाई पड़ती है ना आपको, बाल जो होती है गेहूं की, वो गेहूं का फ्लावर ही होता है। देख लो कितना कलरफुल है, होता नहीं है अजीब सा, अट्रैक्टिव होता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन के लिए आपको एनर्जी कंज्यूम करने की, और प्लांट जो बनता है कलरफुल वो जनरली इसलिए है ताकि कोई इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो। और अगर एनिमल कलरफुल है ना, एनिमल अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, ये नहीं है कि एक रंग बिरंगा लाल पीला सांप दिखाई पड़ रहा, आपने कहा कि सर ने ये कहा था कि भैया वो तो अट्रैक्टिव होता है कलरफुल और मैं जाकर उस सांप को उठा लूंगा। नहीं, अगर एनिमल अट्रैक्टिव है, कलरफुल दिखाई पड़ रहा, तो वो इंडिकेशन है कि बेटा इससे दूर रहो, ये जहरीला हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है। तो नेचर के अंदर जो आपको दिखाई पड़ता है, नेचर के अंदर जो आपको अगर प्लांट दिखाई पड़ रहा है वो अट्रैक्टिव इसीलिए है ताकि आप उसके डिस्पर्सल में, पोलिनेशन वगैरह में रोल प्ले कर सके। लेकिन अगर आपको एनिमल दिखाई पड़ रहा तो वो है कि बेटा इससे दूर दूर रहो, ये खतरनाक साबित हो सकता है। कितने भी रंग बिरंगे सांप देखो, सबसे जहरीले देखने मिलते हैं, लाल सांप, पीला सांप, हरा सांप, फलाना ढिकाना, सब रंग बिरंगे क्या होते हैं, ये सब के सब डेंजरस साइन का सिम्टम। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हर रंग बिरंगी चीज आपको खतरनाक हो, लेकिन एनिमल के अंदर नेचर ने किस तरह का इंडिकेशन आपको दिखाई दिया है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो आई आपकी बात समझ। तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस समझ में आया बायोटिक और एबायोटिक के बीच में। तो पोलिनेशन बाय एयर का एग्जांपल क्या हो गया आपका, गेहूं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये इस तरह के होते हैं। अब आते हैं हाइड्रोफिली। एक्चुअल में हाइड्रोफिली में आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने जब आपको फिजिकल वैसे बता रहा था ना हाइड्रोफिली, आप कंफ्यूज हो गए थे हाइड्रोफिली और काफी टाइम लगा था इसको समझाने में। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, सभी प्लांट वाटर के अंदर जो आपको देखने मिलते हैं वे सभी के सभी हाइड्रोफिली शो नहीं करते, मतलब पोलिनेशन बाय वाटर नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि पोलिनेशन बाय वाटर हो तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि या तो स्टिग्मा और स्टाइल प्लांट की सरफेस से टच हो या वाटर को, सॉरी, स्टिग्मा और स्टाइल या तो पानी की सरफेस से टच हो या पानी के अंदर हो। ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, जैद सो रहा क्या? स्टिग्मा या स्टाइल, सॉरी, एंड्रोशियम और गाइनोशियम या तो पानी की सरफेस से क्या हो, वो टच होना चाहिए या फिर वो पानी की सरफेस के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो पानी की सरफेस से ऊपर उठा हुआ होगा तो वो वाटर से पोलिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक्सपोज्ड हो चुका, एयर के अंदर एक्सपोज हो चुका, वो इंसेक्ट के थ्रू। इस तरह से ये होता है, इसीलिए नेचर में सबसे कम आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं, जनरली सबमर्ज्ड प्लांट के अंदर आपको देखने मिलता है। सबमर्ज्ड प्लांट काफी कम होते हैं, जो डूबे हुए पानी के अंदर प्लांट होते हैं कम होते हैं, जिसकी वजह से आपको देखने मिलता है। एग्जांपल वेलिस्नेरिया, जो फ्रेश वाटर की ग्रास होगी वेलिस्नेरिया, ये आपके क्या करती है, ये सरफेस के ऊपर ये अपना स्टिग्मा और आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसका मेन गैमेट क्या होता है, वो रिलीज होता है और वो कहां पहुंचता है, पानी की सरफेस। ये पानी के अंदर वाला फ्लावर होता है वेलिस्नेरिया, कहां पहुंचता है, पानी की सरफेस पे इसका एंड्रोशियम से मेल गैमेट पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में जो वहां पर उसके सरफेस से क्या होता है, फीमेल फ्लावर टच होता है और वहां पर जाकर पानी की सरफेस से ही वो क्या होता है, पोलन ग्रेन हो जाता है। यानी पोलिनेशन हो रहा पानी की सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर के लिए वर्ड आता है एपी। क्या आता है? एपी। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एपिहाइड्रोफिली बोला जाता है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब दूसरा पोलिनेशन क्या होगा, दूसरा पोलिनेशन ये हो गया कि या तो पानी के बिल्कुल अंदर ही है, पहले तो सरफेस पे हुआ पोलिनेशन, लेकिन अब पानी के अंदर डूबे हुए हैं, ठीक है, यानी पानी की सरफेस के नीचे, सरफेस के ऊपर है तो एपी और सरफेस के नीचे हो गए तो हाइपो। नीचे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, हाइपो, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। समझ में आई बात, क्लियर है। तो एपिहाइड्रोफिली मतलब पोलिनेशन हो रहा है बाय वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और इन द सरफेस ऑफ वाटर है तो क्या होगा, वो हाइपोहाइड्रोफिली। जैसे कि मरीन ग्रासेस, सी ग्रासेस होती है, ये आपके हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है। और एपिहाइड्रोफिली में आपके क्या देखने मिलता है, एपिहाइड्रोफिली में आपको देखने मिलता है वेलिस्नेरिया। समझ में आई बात। तो ये पोलिनेशन बाय, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है आपके इसमें कि आपके वाटर से या पोलिनेट होने वाले फ्लावर के अंदर ये फ्रेग्रेंस क्यों नहीं होती, नेक्टर क्यों नहीं होता, उसका रीजन ऑलरेडी आपको दे चुका, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम चलते हैं पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट यानी पोलिनेशन बाय एनिमल। सबसे पहली चीज के एनिमल से अगर आप पोलिनेट कराना चाहते हैं तो फ्लावर को कुछ एडेप्टेशन लेकर चलनी पड़ेगी, उसी का अकॉर्डिंग लेकर चलनी पड़ेगी। जैसे कि या तो उसे फूड देगा, वो फूड देगा, खाने के लिए फूड देगा, या आपको वो नेक्टर देगा, शहद देगा। नेक्टर क्या होता है, शुगरी सब्सटेंस, जिसकी वजह से मधुमक्खियों को या इंसेक्ट वगैरह सब्सटेंस को क्या होता है, शहद बनाने में हेल्प मिलती है। या तो वो देगा, नेक्टर देगा, या आपके फूड देगा, पोलन ग्रेन खाने के लिए देगा। और अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो कम से कम अंडे देने के लिए तो जगह देगा ही देगा। आई बात समझ में। और मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट से पोलिनेट होते हैं आपके, मेजोरिटी ऑफ द आपके जो पोलिनेशन होता है सूफिली वाला, उसमें जो मेजर है सबसे ज्यादा है वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट का होता है। उसके अलावा बर्ड से भी होता है, चमगादड़ से भी होता है, ह्यूमन से, स्नैक से, स्नेल से, इन सभी से पोलिनेशन पॉसिबल है। समझ में आएगा। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर एक्सक्लूसिवली बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में। तो पहले इंसेक्ट से पोलिनेटेड होने फ्लावर कलरफुल फ्रेग्रेंस उनके अंदर क्यों होते हैं, ये बात आपको समझ में आई बात समझ में, क्लियर है। और दूसरी चीज अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया आपका ये कि फ्रेग्रेंस क्यों है, क्या है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं आपके जिनके अंदर कुछ और एडेप्टेशन देखने मिलते हैं, जैसे कि आपका अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस बताऊं आपको, जमीकंद बोलते हैं, एलिफेंट फूट यम, कॉमन नेम क्या होता है इसका, एलिफेंट फूट यम, हिंदी में बोलते हैं इसे जमीकंद। इसका जो फ्लावर होता है वो टॉलेस्ट फ्लावर होता है, सबसे बड़ा फ्लावर होता है, और 6 फीट के आसपास आपको देखने मिलता है। और इसके अंदर जो अंडे देने के लिए जगह देते हैं, जो इसका इंसेक्ट होता है जिसके थ्रू ये होता है। देखो हर फ्लावर अट्रैक्ट होगा फ्रेग्रेंस से, ये जरूरी नहीं है। हर फ्लावर सो रहा क्या, फिर हर फ्लावर आपको देख रहा, अच्छा मुझे देख रहा हर फ्लावर इंसेक्ट से अट्रैक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। वो सॉरी, हर इंसेक्ट फ्लावर से अट्रैक्ट होगा उसकी फ्रेग्रेंस को देख के जरूरी नहीं है। कुछ किसी की बदबू से भी अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसे जानवर जिनके प्रेडेटर ज्यादा होते हैं, जिनके शिकार ज्यादा होते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि बीटल्स, ये क्या करते हैं, ये ऐसे फ्लावर के आसपास जाना पसंद करते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, स्मेल बेकार होती है। एक्चुअल में फ्लावर जैसे कि रेफ्लेशिया हुआ, जैसे कि अमोर्फोफेलस हुआ, ये कुछ सबसे बड़े फ्लावर, आपका क्या होता है, टॉलेस्ट फ्लावर क्या होता है, अमोर्फोफेलस, जिसकी हाइट 6 फीट की होती है, और लगभग 1.25 मीटर के आसपास का आपका फूल कौन सा होता है, रेफ्लेशिया, चौड़ा। आएगा समय में चौड़ा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा में फर्क है। सबसे बड़ा जो फूल है वो रेफ्लेशिया है, और सबसे बड़ा क्या है आपका टॉलेस्ट प्लांट जो है वो क्या है आपका, वो है आपका अमोर्फोफेलस है। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों के अंदर से आती है बैड स्मेल। उस बैड स्मेल की वजह से जानवर इससे दूर रहेंगे। इसका मतलब जो इसके आसपास रहेगा वो सेफ रहेगा, जो इंसेक्ट इसके आसपास रहेगा वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो इसीलिए ये फ्लावर क्या बोलता है इंसेक्ट को कि भाई एक काम करो, तुम आओ मेरे अंदर पोलिनेशन करो। और चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में भले ही हो, लेकिन सेक्शन तो है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फ्लावर है, 6 फीट का फ्लावर है, तो स्टिग्मा और स्टाइल के बीच में काफी गैप आता है, तो सेल्फ पोलिनेशन थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। और गुच्छा तो लगते नहीं फ्लावर का। आई बात समझ में। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भैया इंसेक्ट तुम आओ और एक काम कर दो, तुम मेरे इस पोलन ग्रेन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दो। इंसेक्ट बोलता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, कि भाई बदले में देख तेरे यहाँ शिकारी बहुत ज्यादा है, मेरी स्मेल बेकार है, मैं ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करूंगा कि जिससे कोई भी और दूसरा शिकारी तेरे पास तक ना आवे। मतलब तू मेरे अंदर अपने अंडे दे सकता है, मेरे खाली स्पेस में, जो फूल के अंदर जो खाली स्पेस है यहाँ पर अंडे दे सकता है, और सेफ सिक्योर रहेगा, और तेरे तू इसके हैबिचुअल है, हो जाएगा, ये है, और तेरे अंडे सेफ रहेंगे, तो तेरी लाइफ आगे चलती रहेगी, मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरे भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। आई पास में इसको क्या बोलते हैं, ये थी आपके कुछ प्लांट ऐसे जो केवल फ्रेग्रेंस है नहीं बल्कि बैड स्मेल से भी अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअल में इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं को इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन। जैसे फिग एंड फिग बास, यक्का एंड यक्का मोथ, साल्विया एंड साल्विया मोथ,
यक्का प्लांट या फिग अंजीर जो होता है उसके अंदर उसका जो फिग वास्प होता है उसे केवल और केवल इस दुनिया के अंदर कौन पोलिनेट करता है? फिग वास्प पोलिनेट कर सकता है। और अगर इस धरती के ऊपर से आपने फिग को हटा दिया तो फिग वास्प भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और फिग वास्प हटा दे तो फिग भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिग को अंडे देने के लिए सेफ प्लेस की जरूरत होती है और फिग को पॉलिनेशन कराने के लिए पॉलिनेटर की जरूरत होती है। इसीलिए फिग जो अंजीर होता है उसके अंदर ऐसा स्पेस होता है कि वो इंसेक्ट को अपना आने का रास्ता देता है। इंसेक्ट जैसे ही अंदर जाता है तो फिग क्या करता है? फिग की उसके इंटरेक्शन अंदर जाने की वजह से पोलन ग्रेन झड़ झुड़ा के कहाँ पहुंच जाते हैं? उसके फिग के अंदर। वो पोलिनेशन हुआ किसकी वजह से? फिग के वास्प की वजह से। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये इस तरह की रिलेशनशिप आपको देखने मिलती है। समझ में आई बात? लेकिन कुछ जो होते हैं ना, कुछ पोलिनेटर बड़े शाने होते हैं, वे कहते हैं, वो होते हैं ना ठग। क्या होते हैं? ठग। वे क्या होते हैं? वे बोलते हैं कि भाई एक काम कर, हम तेरा पोलिनेशन करवा देंगे लेकिन हमें बढ़िया बढ़िया फूड चाहिए। आई बात समझ में? अब वो बोले चल भाई ठीक है। अब उसने फूड दिया, बचते बचते खाना खा ले, लेकिन उसका पोलिनेशन करने में कोई हेल्प नहीं की, भाग्य करके। ऐसे एजेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे एजेंट को बोलते हैं हम पोलन रोबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन रोबर बोलते हैं। रोबर बोलते हैं डकैत को, चोर को। एक था लड़का बोलता था हार्ट रोबर हूं मैं, हार्ट रोबर, दिल को चुराने वाला। हाँ है। तो पोलन रोबर मतलब जिसने क्या कर लिया? जिसने पोलन ग्रेन को चुरा के खा लिया लेकिन पोलिनेशन में हेल्प नहीं करा। अब प्लांट भी कुछ शाने निकले। ये तो होगी एनिमल्स की बात, जानवरों की बात, एजेंट्स की बात। लेकिन कुछ शाने प्लांट भी होते हैं, जैसे कि ओफायरस नाम का एक ऑर्किड होता है। वो क्या करता है? वो अपनी पत्तियों में से एक पत्ती का डिजाइन ऐसे कर लेता है जैसे कि ओफायरस जिस इंसेक्ट से पोलिनेट होता है, जिस जो उस इंसेक्ट की फीमेल होती है ना, उसके जैसा साइज, शेप, कलर सब कुछ अपनी एक पत्ती का कर लेता है। अब वो जो इंसेक्ट है वो आता है, उसको फीमेल समझकर उस पेटल्स के पास आता है, उससे कोपुलेट करने की कोशिश करता है। और झुंझला, पॉपुलेशन तो होता नहीं, और झुंझला का जब देखते हैं यहाँ पर फीमेल नहीं है तो फ्लावर निकला, वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, तीसरे पे जाता है, इसी तरह भटकता भटकता क्या होता है? वो पोलिनेशन करने में हेल्प कर देता है। लेकिन फ्लावर क्या करता है? फ्लावर ने उसे चूरन दे दिया। क्या दे दिया कि भाई ये फीमेल है, यहाँ पर फीमेल इंसेक्ट है, आओ इससे क्या करो? पॉपुलेशन करो। लेकिन वो फीमेल नहीं होती, पटा पोस्टर निकला। ये वाली कहानी यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपको यहाँ पर देखने में से बोलते हैं स्यूडो पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? स्यूडो पॉपुलेशन। स्यूडो पॉपुलेशन को आप डिटेल में इकोलॉजी वाले चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जो इंटरेक्शन देखते हैं ना, उसमें जो इंटरेक्शन होगा उसमें आपको देखने मिलेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये तो बात समझ में आई, पोलिनेशन पूरा समझ में आ गया। अब पोलिनेशन होने के बाद में क्या आता है? पोलिनेशन होने के बाद में पोलन ग्रेन आकर बैठ गया स्टिग्मा के ऊपर। अब आपके पोलिनेशन में हर बार हमेशा गारंटी थोड़ी है कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन हो। पोलन ग्रेन हमेशा राइट टाइप का हो ये जरूरी नहीं है भाई। आपका मान ले लेटर सपोज रोज का स्टिग्मा है, रोज के स्टिग्मा पर रोज के ही पोलन ग्रेन मिलेंगे, ये गारंटी देते हो क्या आप? नहीं है, क्योंकि पोलन ग्रेन एक बाय चांस फिनोमेना है, इसीलिए उसके ऊपर आपको रोज के भी दिखाई पड़ेंगे, सनफ्लावर के भी दिखाई पड़ेंगे, मैरीगोल्ड के भी दिखाई पड़ेंगे, और जो एंजियोस्पर्मिक वेस्कुलर प्लांट है, फ्रूट्स वगैरह, उनके भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज को पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करना होता है, और इस आइडेंटिफाई राइट टाइप के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है? ये होता है स्टिग्मा का। स्टिग्मा राइट टाइप के पोलन ग्रेन को पहचानती है। उन पोलन ग्रेन और आपके पिस्टिल के बीच में और पोलन के बीच में एक आपके क्या होता है? एक केमिकल डायलॉग होता है। उस केमिकल डायलॉग को करने के बाद में जो उसका पोलिनेशन, जो उसका पोलन ग्रेन होता है, जिसको राइट टाइप का पोलन ग्रेन होता है, उसे क्या देती है? उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और बाकी सबको क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। और ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद में स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को क्या कर देती है? फूड प्रोवाइड करती है, जिससे पोलन ग्रेन क्या करता है? जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने का मतलब है कि पोलन ग्रेन क्या करता है? अपने अंदर का कंटेंट बढ़ाकर क्या बनाता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। समझ में आई बात? जैसे बताया था ना, इंटाइन प्रोड्यूस आउट करती है अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाने के बाद में, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा कब? जब स्टिग्मा इसे वाटर और न्यूट्रिशन फूड वगैरह की सप्लाई देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यानी राइट टाइप को आइडेंटिफाई करना, इसका मतलब ये होगा कि पोलन ग्रेन के पोलिनेशन से लेकर पोलिनेशन होने के बाद में पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड हुआ, उसके वहां से लेकर पोलन ग्रेन के पहचानने तक, उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने तक, राइट टाइप के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको फूड देकर उसकी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराने तक, और वो जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, वो पोलन ट्यूब में जो है वेजिटेटिव सेल होती है, और आपके एम्ब्रियो सैक में फिलिफोम एपरेटस और सिनर्जिड सेल होती है। उन दोनों के इंटरेक्शन से पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंटर कराने तक, ये जो सारा इवेंट आपको दिखाई पड़ता है, इस इवेंट को क्या बोलते हैं हम? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोला जाता है। अरे समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? सो रहे क्या? हाँ ठीक है,
चलो, तो ये क्या था, ये था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आई बात समझ में। अब देखो, अब एक चीज की प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप कंटिन्यू फ्लावर, नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में कंटिन्यू सेल पोलिनेशन हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे उस प्रोडक्टिविटी, उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसीलिए नेचर में कुछ प्लांट ने अपने अंदर ऐसे डिवाइस इंस्टॉल किए, ऐसे ऐप इंस्टॉल किए, जिनसे क्या करते हैं, सेल पोलिनेशन को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं और बढ़ावा देते हैं, किसे, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। क्यों, क्रॉस पोलिनेशन वेरिएशन लेकर आता है, वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन में रोल प्ले करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी उनकी एनहांस होगी। समझ में आएगा। इसे ऐसे डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, ऐसे डिवाइसेस को बोला जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आपके टोटल 4 तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता है। सबसे पहला होता है डाइकोगेमी। क्या होता है, डाइकोगेमी। पहला क्या हो गया आपका, डाइकोगेमी। दूसरा क्या हो गया, हेटेरोस्टाइली, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात कर रहा। तीसरा हो गया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ इनफर्टिलिटी, और जो लास्ट वाला होता है आपका फोर्थ वाला, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप यूनिसेक्सुअलिटी। आई बात समझ में, क्लियर है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि पोलन ग्रेन सक्सेसफुल, पोलिनेशन सक्सेसफुल हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पोलिनेशन सक्सेसफुल हो, तो सबसे पहली चीज कि जो पोलन ग्रेन, जो एंथर है, वो स्टिग्मा के पास में होना चाहिए। जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन निकले तो वो कहाँ गिरे, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, यानी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की पोजीशन लगभग पास पास होनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि पोलन ग्रेन का वो एंथर के और स्टिग्मा का मैच्योरेशन का टाइम सेम होना चाहिए अगर आप चाहते हैं बाइसेक्सुअल हो। तो यानी अगर आपने 2 फैक्टर यही कर दे तो बाइसेक्सुअल यानी सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज होगा, नहीं होगा। तो यानी डाइकोगेमी का मतलब यही है। डाइकोगेमी का मतलब क्या है, डाइकोगेमी का मतलब यही है आपका कि आपका जो फ्लावर है, उनका जो एंड्रोशम और गाइनोशम है, उनका मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग हो गया। यानी जब मेल पार्ट मैच्योर होगा तब फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं रहेगा, जब फीमेल पार्ट मैच्योर होगा तब मेल पार्ट मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो डाइकोगेमी का मतलब समझ में आया, जिसमें आपका मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से अगर पोलन ग्रेन गिर भी जाए तो जर्मिनेट नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइकोगेमी। उसके अलावा क्या होता है, हेटेरोस्टाइली। मैंने कहा था आपको कि उनके एंथर और स्टिग्मा आसपास होने चाहिए। भैया इनकी लोकेशन दूर दूर कर दो। ऐसा फ्लावर अपने अंदर ऐसा अडेप्टेशन कर ले कि स्टिग्मा के पास आपके क्या ना लाई करे, एंथर या स्टेमन लाई ना करे, तो जिससे एंथर का डेंसिटी होगा और स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली बोलते हैं। तीसरा होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी समझ लीजिए। यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है कि फ्लावर प्लांट अपने अंदर केवल एक ही तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करे। जैसे कि पपाया, डेट पाम, इनके 2 फ्लावर होते हैं, ये अपने अंदर एक ही तरह का फ्लावर, आइदर मेल और फीमेल, 2 तरह के फ्लावर एक प्लांट में होंगे ही, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सक्सेसफुल बेस्ट मेथड है यूनिसेक्सुअलिटी का। अब बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अपनी जेनेटिक्स को, हर एक सेल अपनी सेल को पहचानती है, हर एक सेल अपने जीन्स को पहचानती है, अपने जैसे जीन्स को पहचानती है, और उसी चीज के इंटरेक्शन के आधार पर जो खुद की स्पीसीज का यानी सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन होगा उसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं जाट लोगों का। जाट लोग क्या करते हैं, जाट लोग शादियां करने से पहले क्या करते हैं, गोत्र को मैच करते हैं ना, गोत्र को मैच। अब वे क्या बोलते हैं कि भैया मम्मी की तरफ से कोई गोत्र कॉमन ना होना चाहिए, पापा की तरफ से कोई गोत्र कॉमन ना होना चाहिए, अदरवाइज मैरिज नहीं होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब वे क्या करे, वे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी करे, वे पहचान रहे हैं। मान लो एक मलिक है, एक तोमर है, तो अगर मलिक या तोमर का रिश्ता उनके यहाँ आएगा, उसे रिजेक्ट कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अपना लिया। एक्चुअल में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब सेल्फ पोलिनेशन से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। उसी चीज को डिस्करेज करने के लिए एक रूल बना लिया कि हम अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करेंगे। दूसरे मलिक हैं, जाट के अंदर मलिक को छोड़ के हम मलिक की बजाय सबसे कर लेंगे शादी। तोमर है, तोमर को छोड़ के सबके अंदर कर लेंगे। राणा है, राणा को छोड़ के सबके अंदर कर लेंगे। आई बात समझ में। तो ये सब क्या है, ये सब है आपका एक तरह से सेल्फ इनफर्टिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। आई बात समझ में। तो चारों के चारों क्या होते हैं, चारों के चारों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। अब उसके बाद में अगला टॉपिक क्या आता है, अगला टॉपिक आता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप क्या कराते हैं, आप मनचाहा पोलिनेशन कराते हैं, अपने अकॉर्डिंग पोलिनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग पोलिनेशन कराते हैं। अपने अकॉर्डिंग पोलिनेशन कैसे कराते हैं, अब सुनिए। एंथर से क्या होगा, स्टिग्मा रिलीज होगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सबसे पहले आपको 2 टेक्निक, एक्चुअल में अगर आपका स्टिग्मा जो है, सो रहा क्या, हाँ नींद आ रही, बस भाई बस यहाँ आ जाओ। स्टिग्मा
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चाहते हैं कराना तो उसके अंदर आपको 2 टास्क करने पड़ेंगे। पहला होगा आपका इमैस्कुलेशन का, क्या होगा, इमैस्कुलेशन का होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से अपने एंथर को अर्ली मैच्योर होने से पहले फ्लावर के क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, इससे बाइसेक्सुअल फ्लावर में कि जब वो एंथर ही रिमूव कर दिया जाएगा तो ना पोलन ग्रेन बनेगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल होगा ही नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने उसके स्टिग्मा को भी क्या कर दिया, एक कॉटन के या आपके बटर पेपर से या पॉलीथीन से क्या कर दिया, आपने उसे कवर कर दिया। क्यों, ताकि कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन उसे क्या ना कर सके, आपको वहां पर जर्मिनेट ना कर सके। अब आपने थोड़ी देर उसे छोड़ा, थोड़े दिन उसे छोड़ा, मैच्योर होने का टाइम दिया। जैसे फ्लावर मैच्योर हुआ, आपने अपनी मर्जी के, अपने मनपसंद फ्लावर के, सेम स्पीसीज के, अभी तक नेचुरल कंडीशन में सेम स्पीसीज है, आइबस में अलग अलग स्पीसीज में अभी नेचुरली पॉसिबल नहीं है, तो आपने अपने मनचाहा पोलन ग्रेन दूसरी सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के लिया है और उसको कहाँ लाकर डाल दिया, उसको लाकर आपने स्टीमा के ऊपर डाल दिया, उसको फिर कवर कर दिया ताकि कोई और ना आ जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे आप डिजायरेबल पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करा पा रहे हैं स्टीमा पर अपने अकॉर्डिंग, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और चूंकि आप इन्वॉल्व हो गए, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। समझ में आएगा भाई बात आपके? तो ये तो थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की पूरी कहानी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वापस पहुंचते हैं, हमने पोलिनेशन करा लिया, सारे काम कर ले, पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन के वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपके पोलन ट्यूब होती है वो एंटर कर गई, कहां पर, वो आपके एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, कहां को, माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है। जिस टाइम पर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसी टाइम पे आपका सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल और वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो चुके होते हैं। और जो जनरेटिव सेल जो दो मेल गैमेट न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हुआ था, उसमें से एक मेल न्यूक्लियट, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद है ना, एम्ब्रियो सैक ये था इस तरह से, ये एंटीपोडल 1 2 3, ये पोलर न्यूक्लियाई हैप्लोइड होते हैं, ये सिनर्जिड और ये बीच की एग सेल, ठीक है। जैसे पोलन ट्यूब यहाँ पर एंटर करती है तो आपके सिनर्जिड भी डीजनरेट हो चुके होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटीपोडल भी डीजनरेट हो चुके होते हैं, यानी जब पोलन ट्यूब एंटर करते हैं तो आपके केवल उस टाइम को कुल क्या होता है, 3 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर और 1 एग सेल, और यहाँ पर लाकर क्या कर दिया, 2 मेल गैमेट को छोड़ दिया। एक मेल गैमेट एग के साथ में रिलीज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं, सिनगेमी। जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करता है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ बनाकर क्या बनाता है, इसके साथ में फ्यूज हो जाता है, यानी इसे क्या बोलते हैं, ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस वाले डिवीजन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे इवेंट में 2 तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, एक तो हुआ ट्रिपल फ्यूजन, एक हुआ सिनगेमी। इसीलिए एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म की ही कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिलती है। समझ में आया बात, क्लियर है? अब बाद में ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। और जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये फूड होता है किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। आई बात समझ में? चूंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड होता है, इसीलिए जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट कुछ टाइम के रेस्टिंग पीरियड में जाता है। और उस टाइम में रेस्टिंग पीरियड में जाने के पीछे का लॉजिक ये होता है ताकि प्राइमरी एंडोस्पर्म को सफिशिएंट टाइम मिल सके, जिससे वो थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म की क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। और वो एंडोस्पर्म जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है, उसके बाद में जाइगोट के अंदर क्या शुरू हो जाता है, जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन शुरू होना हो जाते हैं और वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी, यानी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जाइगोट की फॉर्मेशन से पहले होता है। कारण है ये एक तरह की एडेप्टेशन है जिससे एम्ब्रियो के लिए फूड की व्यवस्था की गई है नेचर में। भैया आपके घर में पहले गेस्ट आते हो ना, तो आप उनके आने से पहले फूड का इंतजाम कर लेते हो, नहीं कर लेते? ऐसे यही है, एम्ब्रियो बनने से पहले उसके लिए फूड की व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये नेचर के अंदर एक तरह की एडेप्टेशन आपको देखने मिलती है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कितने तरह से होती है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है आपके 3 तरह से। कितने तरह से, 3 तरह से। एक होता है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का है। एक होता है आपका हेलोबियल, दूसरा क्या होता है सेल्यूलर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है आपको वो 3 तरह से देखने मिलती है। एक होता है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेल्यूलर, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हेलोबियल। देखो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एम्ब्रियो सेक ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में केवल एक सेल ही वाली, जाइगोट नहीं दिखा रहा मैं, पर एम्ब्रियो दिखा रहा आपको। इस एम्ब्रियो ने क्या किया, इस एम्ब्रियो ने पहले डिवाइड करके लगातार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या बना लिए, ये न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो गया। और अगेन यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि ये तो क्या है, ये है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन इसके बाद में
बाद में ये क्या बना लेता है, ये बाद में जो होते हैं जितने भी न्यूक्लियस है ये सब अपनी अपनी क्या बना लेते हैं, ये सेल बना लेते हैं, यानी बाद में सेलुलर होते हैं, लेकिन इनिशियल कंडीशन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। अब लेकिन सेलुलर वाले में क्या बना, अब सेलुलर वाले में से देखिए समझ में आ गया ना फ्री न्यूक्लियर वाला। और एग्जांपल क्या होगा फ्री न्यूक्लियर का, कोकोनट वाटर, कोकोनट का जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। उसके अलावा सेलुलर में क्या है, ये एंडोस्पर्म में आपका ये क्या करेगा, ये पहले माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो न्यूक्लियर बनाएगा। अब न्यूक्लियर बनाने के बाद अगर फ्री होता तो ये पहले ये 2 4 बनते, 4 से 8 बनते, लेकिन नहीं, अब चूंकि ये सेलुलर है तो पहले क्या बनेगा, पहले इसके बीच में सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा, फिर ये 2 से 4 बनेंगे। तो जब 2 से 4 बनेगा तो 1 और 1 2 और 3 और 4 बने। अब ये इन दोनों के बीच में सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा, यानी कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद में साइटोकाइनेसिस भी हो रहा होता है, इसीलिए से क्या बोल रहा है सेलुलर बोला। लेकिन हेलोबियल की कहानी ये है कि हेलोबियल में जो पहला डिवीजन होगा वो क्या होता है, वो सेलुलर होता है और अनइक्वल डिवीजन होता है। सेलुलर मतलब 1 और 2 न्यूक्लियर बने, एक बड़ा बना एक छोटा बना, छोटे वाला अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से इसके नजदीक से सेल वॉल बनी और ये बड़ा बना। अब ये बड़ा वाला यानी पहला डिवीजन कैसा हुआ, सेलुलर हुआ, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अब ये वाला क्या करता है, ये वाला जो ऊपर वाला न्यूक्लियर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, ठीक है। यानी फर्स्ट डिवीजन क्या है, सेलुलर, सेकंड डिवीजन उसके बाद में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसीलिए से क्या बोलते हैं हेलोबियल बोलते हैं। ये हो गए आपके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के तीनों तरीके। अब एंडोस्पर्म क्या है, फूड है, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अब या तो वो एम्ब्रियो पूरा का पूरा फूड खा लेगा या थोड़ा बहुत छोड़ भी दे, कोई भुक्कड़ होगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा ही खा लेगा ना, ठीक है। तो एम्ब्रियो अगर पूरा का पूरा फूड कंज्यूम कर गया, यानी वो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल किसके अंदर होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है अगर वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर गया तो वहां पर कोई एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और ऐसा सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो बनने के बाद में आपका फूड भी मौजूद है थोड़ी बहुत अमाउंट में, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। समझ में आई बात, क्लियर है। ये तो थी आपके इसके बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं जाइगोट के बारे में। किसके बारे में, जाइगोट के बारे में। अब एंडोस्पर्म बन गया, एंडोस्पर्म बनने के बाद में जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा, ठीक है। अब जाइगोट क्या करता है, ये आपका क्या होगी, ये आपकी जाइगोट की सेल हो गई। अब जाइगोट की सेल क्या करेगी, 2 सेल में डिवाइड करेगी, एक होगी बेसल सेल, एक होगी टर्मिनल सेल। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी बेसल सेल और दूसरी क्या होती है आपकी टर्मिनल सेल। बेसल सेल कहाँ होती है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। बेसल सेल कहाँ होती है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल होती है, ठीक है। क्या होती है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल होती है। और टर्मिनल सेल कहाँ होती है, टुवर्ड्स चलाजा। ये चलाजल एंड की तरफ देखने मिलती है, क्लियर है। उसके बाद में इनमें फर्दर डिवीजन होंगे और फर्दर डिवीजन होने के बाद में जो एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, जो एक मैच्योर आपको जो एम्ब्रियो बनता है, इसका डाइकोट का जो मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका इस तरीके से ये 2 तो कोटिलीडन हुए, आई बात समझ में, और ये इस तरह से आपको समथिंग इस तरह से स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। इस तरह से ये बड़ी सेल क्या होगी, सस्पेंसर हो गई, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या हो गई, सस्पेंसर हो गई। और ये वाला जो डिवीजन बनता है ये बनता है बेसल सेल की वजह से। और उसके अलावा ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा, ये सारा का सारा किसकी वजह से बनता है, टर्मिनल सेल की वजह से बनता है। ये जो 2 होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कोटिलीडन। क्या होते हैं, ये कोटिलीडन होते हैं, ठीक है। इस कोटिलीडन के अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस सस्पेंस ये क्या होती है, होती है आपकी सस्पेंसर सेल। कैसी सेल, सस्पेंसर सेल, जो कि एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके इस तक पहुंचाती है, आई बात समझ में। और ये यहाँ पर इसकी यानी ये बेसल सेल जब डिवाइड करती है और इसके लास्ट में जो सेल बनती है इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। अब इसी एंडोस्पर्म का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में किस तरह दे रखा, इस तरह से दे रखा। इसी एंडोस्पर्म का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में इस तरह से करके दे रखा, आई बात समझ में। और ये इस तरह से रूट कैप हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो में, डाइकोट एम्ब्रियो इस तरह से दे रखा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये मान लो आप कि आपका ये लेवल ऑफ कोटिलीडन है, यहाँ पर ये काफी गहरा डीप कट होता है, ठीक है, क्लियर है, ये लो, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये आपका हो गया लेवल ऑफ कोटिलीडन हो गया, यहाँ हो गया ना, ठीक है। तो यानी ये लेवल ऑफ कोटिलीडन आपका मैंने यहाँ पर मान लिया। अब इस कोटिलीडन के लेवल से ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, एपीकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कोटिलीडन से। इसके नीचे वाला क्या कहलाया जाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाया जाएगा, ठीक है। हाइपोकोटाइल किसके अंदर कन्वर्ट होगा, रेडिकल के अंदर मतलब रूट के अंदर। एपीकोटाइल किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब प्लिंगुल के अंदर, शूट के अंदर। ये आपको देखने मिलता है। एक्चुअल में कोटिलीडन क्या होता है, कोटिलीडन भी आपके लिए फूड मटेरियल की तरह ही काम करता है। कैसा काम करता है,
प्लांट जब सीड जब जर्मिनेट होता है तो जब तक उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जब तक कब तक नहीं होगा, जब तक उसमें लीफ नहीं आएंगे, और जब तक लीफ नहीं आएंगे तब तक प्लांट को फूड कौन प्रोवाइड करता है? तब तक प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है आपका कोटिलीडन। समझ में आई बात आपके? तो कोटिलीडन इसलिए होता है। लेकिन मोनोकोट का कोटिलीडन की खास बात क्या होती है कि मोनोकोट का कोटिलीडन आपके फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रोटेक्शन का शील्ड की तरह से भी काम करता है, जो कि इसके एम्ब्रियो को, इसके हाइपोकोटिल और प्लूम्यूल वाले, प्लूम्यूल और रेडिकल वाले हिस्से को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? स्कूटेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। और उनमें रूट वाले हिस्से में और प्लूम्यूल वाले हिस्से में एडिशनल सिक्योरिटी भी होती है, एडिशनल आपके कवरिंग भी होती है। जैसे प्लूम्यूल वाले हिस्से में अनडिफरेंशिएटेड शीट का कवर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और रेडिकल वाले हिस्से पे एक और कवरिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं? कोलियोराइजम बोलते हैं। समझ में आएगा? तो ये मोनोकोट की एडेप्टेशन होती है। तो मोनोकोट के अंदर एक कोटिलीडन होता है, उसके कोटिलीडन का क्या नाम होता है? स्कूटेलम होता है। शूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, प्लूम्यूल के ऊपर जिसे क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं? कोलियोराइजम बोलते हैं। तो ये डाइकोट और मोनोकोट का एम्ब्रियो का क्या हो गया? पूरा का पूरा यहाँ तक हो जाता है। भाई समझ में आ रही बात? ठीक है, सब क्लियर है? तो ये तो था आपका मोनोकोट और डाइकोट के बीच का आपके इसमें जो था एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें बचता है क्या? अब इसमें सीड बचता है। सीड में ऑलरेडी आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फ्लावर के अंदर क्या चेंज देखने मिलेंगे? ओवरी फ्रूट के अंदर, ओवरी की बॉल फ्रूट बॉल के अंदर, ओव्यूल सीड के अंदर। सीड या तो एल्बुमिनस होगा या नॉन एल्बुमिनस होगा अगर उसके अंदर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीड के अंदर न्यूसेलस भी बच जाता है। न्यूसेलस याद है ना कि एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या भरा होता है? न्यूसेलस भरा होता है। एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या भरा होता है? न्यूसेलस भरा होता है। अब वो न्यूसेलस कभी कभी रिमेन्स रह जाता है, बच जाता है। एम्ब्रियो सैक फूड कहां से लेगा? न्यूसेलस से लेगा। वो न्यूसेलस कभी कभी बच जाता है। और अगर न्यूसेलस सीड के अंदर भी आपको रिमेन्स देखने मिल रहा है तो इस तरह के सीड को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा सेल के अंदर, सीड के अंदर लगातार क्या होता है? पानी का क्या होता है? कमी आने लगती है। जब पानी 10 से 15% के आसपास रह जाता है तो उस कंडीशन में सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। और उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? उसमें बोलते हैं कि सीड डोरमेंट हो गया। और फिर कंडीशन जैसे प्रॉपर वाटर न्यूट्रिशन उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आएगी, वो सीड वापस क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आएगा? ये तो थी सीड की कहानी। क्लियर है? अब उसके अलावा हम बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट किसका मॉडिफिकेशन है भैया? अच्छा, सीड बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब फ्रूट क्या होता है? फ्रूट आपका होता है जो ओवरी, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी होती है ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? आपके वो सीड उसके फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब फ्रूट आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है आपके फॉल्स फ्रूट, और एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। एक्चुअल में फ्रूट बनती कहां से है? ओवरी से। अगर फ्रूट केवल और केवल ओवरी से बन रहा है तो क्या बोलेंगे? उसे ट्रू फ्रूट बोलेंगे। जैसे कि जितने भी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आपको देखने मिलते हैं, आम वगैरह सब ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर ओवरी कहाँ टिकी होती है? थैलेमस के ऊपर भी तो टिकी होती है। लेकिन अगर फ्रूट बनाने के दौरान ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर दे तो उसे फ्रूट को क्या बोलेगा? उसे बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल एप्पल, केशू और आपके स्ट्रॉबेरी। क्लियर है? लेकिन तीसरा जो होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखो फ्रूट कब बना? फ्रूट बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप, ट्रू भी और फॉल्स भी। लेकिन पार्थेनोकार्पी में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। पार्थेनोकार्पी में फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई। इस तरह के फ्रूट को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। चूंकि सीड बना किससे? फर्टिलाइजेशन से। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इसलिए इस फ्रूट को क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट भी बोला जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो सीडलेस फ्रूट क्या होते हैं? ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहे जाते हैं, जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के आपको देखने मिलते हैं। भाई समझ में आया यहाँ तक के बात? क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके सामने यहाँ तक का फ्रूट के बारे में बात करते हैं। अब उसके अलावा एक और चीज आती है, एपोमिक्सिस के बारे में बात करते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। देखो एपोमिक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस एक क्या होती है? मिमिक्री होती है। किसकी होती है? मिमिक्री। किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी मिमिक्री? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? सीड है। और एपोमिक्सिस एक तरह का क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यानी यहाँ पर सीड बना दिया जाता है किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसीलिए इसे क्या बोला? मिमिक्री बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? पार्थेनोकार्पी होगा। और फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एपोमिक्सिस बोलेंगे, जो कि दोनों के दोनों एसेक्सुअल फिनोमिना ही होते हैं। समझ में आया बात? अब एक्चुअल में ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि आपका सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया? तो इसका पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है आपके
आपके न्यूसेलस की जो सेल्स होती है ना, वे प्रोड्यूस इन कर जाते हैं, प्रोड्यूस इन कर जाते हैं, वे घुस जाते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसकी वजह से एग सेल की प्लोइडी में डिस्टर्बेंस आ जाता है और उसकी प्लोइडी एग सेल डायरेक्ट क्या हो जाती है, डिप्लोइडी के अंदर कन्वर्ट होकर वो एग सेल की तरह बिहेव करने लग जाती है और बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना देती है, वो सीड बना देती है। और यही चीज आपकी क्या करती है, यही चीज आपकी पोली एम्ब्रियोनी के अंदर आपको देखने मिलती है। समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक के बाद, आई बात समझ में। तो इसी के साथ आपका एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी के साथ साथ आपका चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। इस चैप्टर को मैंने ज्यादा डिटेल के लिए तो भैया आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, मैंने पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये चैप्टर केवल इसलिए क्योंकि कल आपका एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग उसमें इंक्लूड है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद में आप अपने क्या करें, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो बस, और क्या।